आज जो सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सेट 2XT 2020 का, उसमें क्योंकि 5 नंबर तक तो हमने सबने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है आज। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप भी गौर से देखें। लिखा है, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंग अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। मीन्स हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के लिए जो दी गई तरंगाग्र अवधारणा थी, मतलब हाइगेंस ने जो ये बताया था कि जो लाइट है वो तरंगाग्र के रूप में चलती है या वेव फॉर्म में चलती है। इस अवधारणा का प्रयोग करना है आपको, और इसका यूज करके आपको परावर्तन के नियम को सिद्ध करना है। आप सभी को याद होगा, अभी पिछले सेट में रहा हो या मॉडल पेपर में रहा हो, किसी एक में हमने अपवर्तन को सिद्ध किया था। और आज हमको हाइगेंस ने जो प्रकाश के लिए तरंगाग्र अवधारणा दी थी, उसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियम को सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध करना। ये हमारी हेडिंग बन गई। अब आप थोड़ा सा इसको देखें अच्छे से और समझें कि कैसे आखिरकार परावर्तन के नियम को हम सिद्ध करेंगे। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम है। परावर्तन का पहला नियम ये है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस नियम को हमको प्रूव करके दिखाना है तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, आप भी अच्छे से समझिए इसको। इसके लिए यहां पर हमने माना कि ये एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है, आप कुछ भी मान सकते हैं, MM-। परावर्तक पृष्ठ, इसका मतलब इसके दूसरी साइड में पॉलिश लगी हुई है। लाइट इसको पार करके पीछे नहीं जा सकती। यहां से लाइट का एक वेव फ्रंट ऐसे आता है, तिरछा इस पर आपतित होता है। ये वेव फ्रंट इस पर आया। अब जब ये वेव फ्रंट ऐसे तिरछा आया, इस वेव फ्रंट को मैं मान लेता हूं कि ये वेव फ्रंट है AB। AB वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट ऐसे पीछे से आ रहा था इस तरह से। पहले ये वेव फ्रंट AB यहां पर था, कुछ देर के बाद चलते चलते ये यहां पर आ गया, फिर और कुछ देर के बाद चलते चलते ये वेव फ्रंट AB यहां पर आ गया, और ये वेव फ्रंट, इसको मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा और नीचे। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वेव फ्रंट AB ऐसे दीवार जैसे बिल्कुल आकर के ऐसे तिरछा इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है। जब ये तिरछा आ रहा होता है तो इस वेव फ्रंट AB का जो बिंदु A है, आप देख रहे हैं, सबसे पहले वो परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा। सबसे पहले वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यहां पर टच करेगा। जिस समय तरंगाग्र का बिंदु A परावर्तक पृष्ठ को टच करता है, उस समय बिंदु B अभी यहां पर है। बिंदु B ने अभी इस परावर्तक पृष्ठ को टच नहीं किया, ठीक है। अब क्योंकि बिंदु A ने परावर्तक पृष्ठ को टच कर दिया, यहां टकरा गया ये, तो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ का ये वाला पॉइंट होगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर ये वाला बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेगा। अगर ये एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेगा तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही ये टच करेगा, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे
ऐसे और ऐसे ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बिंदु ए ने इसको टच किया, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना स्टार्ट हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी यहां रुका रहेगा। तरंगाग्र आगे भी बढ़ता जाएगा, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती भी रहेंगी। तरंगाग्र आगे बढ़ते बढ़ते ये जैसे जैसे आप देखना, अगर ये वेव फ्रंट है या ये अगर एक वेव फ्रंट है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वेव फ्रंट के अन्य बिंदु भी लगातार ये वाले पॉइंट्स भी परावर्तक पृष्ठ से टकराते जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अगर ये वेव फ्रंट है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, अब देखिए ये वाले पॉइंट भी वेव फ्रंट के लगातार परावर्तक पृष्ठ से क्या होते जाएंगे, टकराते जाएंगे, और उनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। लेकिन हम वेव फ्रंट के सभी बिंदुओं से बनने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को दिखा नहीं सकते। अगर सभी को दिखाएं, एक तो मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, दूसरा अगर हम दिखाएंगे तो फिगर इतना कंजस्टेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि उसको समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम सारी वेव्स को नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ये वेव फ्रंट का जो पॉइंट बी है ये भी आगे बढ़ते जाएगा लगातार, और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर जाकर के इस परावर्तक पृष्ठ को टकराएगा। यहां पर टकराएगा, इसको मैं मान लेता हूं बी डैश। ये बी वाला बिंदु आते आते, या आप इसको ऐसा कर लें, आप इसको बी मान लें कि कुछ देर के बाद ये बी वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, या आप एक काम करें बी डैश ही कर लें। ठीक है। तो ये यहां टकराएगा, जब ये यहां टकराएगा उस वक्त यहां से फिर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट होंगी। लेकिन सोचिए कि जब बिंदु बी यहां पर टकराएगा कि, तो क्या इससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना बंद हो गई थी? ऐसा तो नहीं था। यहां से लगातार द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे 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 चारों तरफ फैल रही थी, चारों तरफ निकल के जा रही थी। तो ऐसे ये सेकेंडरी वेवलेट्स लगातार ऐसे निकल रही थी। ठीक है। अब इस कंडीशन पे बी भी आगे बढ़ रहा है, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे निकल रही हैं। हमने मान लिया कि यहां से बी को यहां तक पहुंचने में टी समय लगता है, टी समय लगता है। तो बी से बी डैश तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसके लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा यहां 2 लाइन लिख देते हैं कि माना एक तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एम डैश पर तिरछा आपतित होता है। ठीक है। ए बी परावर्तक पृष्ठ एम डैश पर तिरछा आपतित होता है। माना तरंगाग्र की चाल v है। ठीक है। जिस माध्यम में ये वेव फ्रंट आ रहा है उस पर तरंगाग्र की जो चाल है v है। माना तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। ठीक है। ये जो वेव फ्रंट आया, ये यहां पर इतना जो इसका ये कोण है ये I एंगल बनाता है। तरंगाग्र का परावर्तक पृष्ठ के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे तरंगाग्र का आपतन कोण। ठीक है। I कोण बनाता है। इसके बाद ये लिखेंगे सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु ए
सबसे पहले तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है। इसलिए बिंदु ए से सबसे पहले द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर माध्यम में आगे बढ़ती हैं। और जो ये आगे बढ़ती है तो केवल एक दिशा में नहीं बढ़ती, ये चारों तरफ ऐसे इस तरह से इधर भी चलती हैं, इधर भी, चारों दिशाओं में ये ऐसे आगे बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, माना तरंगाग्र का बिंदु बी, माना तरंगाग्र का बिंदु बी टी समय के बाद परावर्तक पृष्ठ को बी डैश पर स्पर्श करता है। इसलिए बी बी डैश इज इक्वल टू, देखिए वेव फ्रंट की चाल है v और हमने माना कि b को b डैश तक पहुंचने में टाइम लगा t, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है v और समय है t, तो vt समय vt डिस्टेंस चल करके वो b डैश से टकरा जाएगा। तो B से लेकर B डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो वाला डिस्टेंस B डैश वो वाला डिस्टेंस VT के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जितने समय में ये तरंग या वेव फ्रंट का बिंदु B डैश पर आया है उतने ही समय तक यहां से तरंगिका निकलती रही तब तक, तो ये भी तो कुछ आगे बढ़ गई होगी। तो ये कितना आगे बढ़ गई होगी? तो आंसर है, क्योंकि वही माध्यम है, माध्यम तो चेंज नहीं हुआ। जिस माध्यम में ये वेव फ्रंट का पॉइंट बी चल रहा है उसी माध्यम में ये द्वितीयक तरंगिकाएं चल रही हैं। और हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स का जो प्रिंसिपल है उससे हमने देखा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग सेम उतना ही होता है जितना प्राथमिक तरंगिकाओं का रहता है। इसलिए द्वितीयक तरंगिकाएं जो बिंदु ए से निकली हैं या जो और बिंदुओं से निकलेंगी वो भी v वेग से चलेंगी। ठीक है। और जितनी देर में B से B डैश तक ये बिंदु आया है उतनी देर में ये तरंगिका निकलकर कुछ दूर तक पहुंच गई होगी। कितनी दूर तक पहुंच गई होगी? तो क्योंकि चाल भी वही है, टाइम भी उतना ही दिया हमने उसको, इसलिए अगर B से B डैश तक का डिस्टेंस VT है तो यहां से निकलने वाली तरंगिका भी VT दूर तक चली गई होगी। तो ये डिस्टेंस अगर VT है तो इतने ही डिस्टेंस तक यहां तक कोई तरंगिका आ गई होगी जरूर। तो ये जो तरंगिकाएं ऐसे आगे बढ़ रही हैं, ये तरंगिकाएं इस तरीके से ये लगातार बढ़ते चली जा रही हैं ऐसे, इस तरह से। अब मान लिया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? VT, इतनी ही दूरी तक द्वितीयक तरंगिकाएं भी यहां से निकल के पहुंच गई हैं। तो मान लिया ये वाली वो द्वितीयक तरंगिका है जो VT डिस्टेंस पर पहुंच चुकी है। VT डिस्टेंस पर इधर भी पहुंच चुकी है, VT डिस्टेंस पर इधर भी पहुंच चुकी है, VT डिस्टेंस पर इधर भी पहुंच चुकी है, VT डिस्टेंस पर इधर भी पहुंच चुकी है। ये बात आपको समझ में आती है ना कि VT डिस्टेंस पर क्यों पहुंची? फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक तरंग की चाल हमने कितनी मान ली है? V, और B से B डैश तक आने में लगा समय कितना मान लिया हमने? T मान लिया। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? VT।
अब उतने ही टाइम में, क्योंकि जब बी यहां पर था तब तो ए डैश यहीं पर था ना, यहां पर था, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना स्टार्ट हो गई थी उस वक्त जब बी यहां पर था। तो बी को यहां से यहां तक आने में अगर टी समय लगा तो उतनी टी टाइम में यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल के भी तो कुछ आगे बढ़ गई। अब बाई चांस जब बी यहां पर पहुंचा तो ए से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं थी वो इस आर्क के हर पॉइंट पर पहुंच गई हैं यहां तक। आप चाहें इसको मत बनाएं, यहां तक वो द्वितीयक तरंगिका पहुंच चुकी है। अगर यहां तक द्वितीयक तरंगिका पहुंच चुकी है तो अब नया जो परावर्तित वेव फ्रंट होगा वो कहां होगा? आपतित वेव फ्रंट तो हमने ये बनाया, अब जो परावर्तित वेव फ्रंट होगा वो कहां होगा इस समय? तो ये बड़ी आसान सी चीज है। उसके लिए क्या करना होगा फिर से देखिए, अगर आप समझ गए तो प्लीज मुझे बताएं कि इस समय ये वाला पॉइंट कहां पर पहुंच गया है। ये आगे चलते चलते गया तो ये कहां पहुंच गया है? ये बी डैश पर है और ए से जो द्वितीयक तरंगिका निकल रही हैं वो इन सब बिंदुओं पर हैं, इस चाप के सभी बिंदुओं पर, किसी भी बिंदु पर आप ले सकते हैं, वो इस चाप के किसी भी बिंदु पर मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें नया वेव फ्रंट बनाना है, तरंगाग्र बनाना है। अगर आपको नया वेव फ्रंट बनाना है, ये थोड़ा सा ये डिस्टेंस इतना है, तो क्या ये डिस्टेंस इतना है? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस वीटी, तो यहां से और जो वेव फ्रंट जो तरंगिका निकली है उसका डिस्टेंस भी वीटी होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस पूरे एक स्केल के बराबर है, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा है, मैं यहां तक मुझे लाना चाहिए जरा, इसमें यहां तक आएगा और थोड़ा और ऊपर से मुझे बनाना चाहिए। ये हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए इसको इस तरह का। तो ए से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो वीटी दूर चलकर यहां पर पहुंच गई है, ये वाली है मान लीजिए आप। अब क्या करना है, हमको तो वेव फ्रंट बनाना है नया जो परावर्तित होगा, और अब हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट यहां पर आ चुका है, यहां से निकलने वाली वेवलेट्स यहां पर यहां पर यहां पर यहां सब जगह इसके हर पॉइंट पर आ चुकी है। अगर आपको नया वेव फ्रंट बनाना है तो उसके लिए तरीका क्या है, अपवर्तन में भी आपको सिखाया गया। तरीका ये है कि ये तो हमारे पास एक बिंदु है और इससे निकलने वाली तरंगिका का हमारे पास पूरा का पूरा एक चाप है। ठीक है, आपका काम ये है कि अगर आप वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं परावर्तित वाला, तो बिंदु बी डैश से एक ऐसी इस चाप पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। इस चाप पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है, जो टच करके जाए उसको काटे नहीं। तो बी डैश से अगर हम चाप के इस बिंदु को मिला देंगे तो क्या वो स्पर्श रेखा बन जाएगी? इससे हम यहां पर मिला देंगे तो क्या स्पर्श रेखा बनेगी? यहां मिलाएंगे तो बनेगी। इसका मतलब है इस पूरी चाप पर केवल और केवल एक बिंदु ऐसा होगा जिस बिंदु पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा बनाई जा सकती होगी, और किसी भी बिंदु पर हम इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते। ठीक है, तो वो बिंदु कौन सा होगा? वो बिंदु चाप पर यहीं कहीं पर होगा, यहां कहीं पर होगा। यहां से हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर देते, ये देखिए आ गई ये चाप, ये हमने एक स्पर्श रेखा बना दिया, इस बिंदु पर इसने काटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से हम इसको मिला देते हैं। अब आप मुझे बताएं, ए से ये वाला पॉइंट मिला दिया, इसको मैंने मान लिया ए डैश, ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? ए से ए डैश ये वही चाप है, और यहां से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका कितनी दूर चली गई थी? वीटी दूर चली गई थी। तो वीटी दूर इधर चली गई थी कि इधर गई थी कि इधर गई थी? चारों तरफ गई थी, इसलिए ये ए से ए डैश तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? वीटी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहां पर इरेज कर देता हूं इसको, और ध्यान रहे ये वाला पूरा का पूरा जो एंगल आप देख रहे हैं ये आई है, क्योंकि ये आपतित तरंगाग्र है ना,
तो ये एंगल पूरा का पूरा आई है। और अब जो ये आपने इस पॉइंट से इस चाप पर स्पर्श रेखा ये वाली खींची, ये बना हमारा परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र का अगला पॉइंट कहां पर है? तो आंसर है इसको और आगे बढ़ाइए, और अब यहां से भी द्वितीयक तरंगिका निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी उसको भी ऐसा समांतर बढ़ाएंगे, तो अगला वेव फ्रंट हमारा ये बनेगा, अगला वेव फ्रंट हमारा ये बनेगा, और ऐसे अगले वेव फ्रंट बनते जाएंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ये बताइए क्या है? आपतित तरंगाग्र। और ये क्या बनाया आपने? परावर्तित तरंगाग्र। अगर ये परावर्तित तरंगाग्र है तो ये इस परावर्तक पृष्ठ के साथ जितना कोण बनाएगा उसका नाम हम रख देंगे परावर्तन कोण। तो इसको हम बोलेंगे, हम इसको थोड़ा साफ कर देते, इसको हम बोलेंगे आर। ये परावर्तन कोण बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा बताएं? आपने इस चाप पर स्पर्श रेखा खींची थी ना, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ऐसे ही ये भी, ये जो लाइन आगे आ रही थी ये तरंगाग्र है आपतित वाला, और ये रे है, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री का। तो परावर्तित तरंगाग्र हम कैसे बनाएंगे? बी बी डैश बराबर वी टी। इतने समय में, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, इतने समय टी में बिंदु ए से बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका भी वीटी दूरी तक निकल जाती है। और ये वीटी दूरी तक ही क्यों निकल जाती है? क्योंकि माध्यम वही है तो चाल वही है, टाइम उतना मिला उसको तो टाइम वही टी लगा, इसलिए ये भी वीटी दूरी तक निकल जाती है। और वीटी दूरी तक निकल जाती है तो एक तरफ नहीं जाती, चारों तरफ जाती है। इस प्रकार यदि अब बिंदु बी डैश से बिंदु बी डैश से वीटी चाप वाली तथा केंद्र ए वाली वीटी त्रिज्या वाली तथा केंद्र ए वाली चाप पर एक स्पर्श रेखा खींचें, एक स्पर्श रेखा खींचें तो वह परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। तो वह परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगी। तो ये ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। अतः चित्र में ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। माना परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ, माना परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ आर कोण बनाता है, तब। तो इतनी बात आपको समझ में आई।
फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं एक बार जल्दी से। ऐसे एक वेव फ्रंट यहां पर आया, सबसे पहले उसने इसको टच किया, यहां से चाप के रूप में ऐसे तरंगिकाएं निकलना स्टार्ट हो गई। उस समय बिंदु बी यहीं पर था। बिंदु बी जब तक यहां पहुंचता तब तक इससे चाप के रूप में बहुत सारी तरंगिकाएं निकलकर यहां तक आ चुकी थी, यहां तक। ये सबसे लास्ट वाली चाप आप देख रहे हैं ना। तो बिंदु बी बी डैश पर पहुंचा, उस समय यहां से निकलने वाली तरंगिकाएं ये वाली थी, इन जगह पर आ चुकी थी। हमको परावर्तित तरंगाग्र चाहिए था, तो इस बिंदु से इस वाली चाप पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये ए डैश बी डैश हमको मिला, ये परावर्तित तरंगाग्र मिला। आगे का परावर्तित तरंगाग्र ये आगे चला जाएगा। ये हमने इतना लिखा। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो आपको इसमें से दो ही त्रिभुज देखने हैं, ध्यान से देखना। एक त्रिभुज ये है ए बी और बी डैश, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश तथा, और समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि आप देखो जो तरंगाग्र होता है वो रे के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री का है इसका। तो समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश, और दूसरा एक समकोण त्रिभुज देखें ए डैश और बी डैश तथा समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में, देखिए ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप देखेंगे बेटा, तो आप एक चीज पाएंगे कि देखना बी से बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है, बी से बी डैश तक का डिस्टेंस वी टी, और यहां ए से ए डैश तक का डिस्टेंस भी क्या है, वी टी। दोनों समान है इसके। इस त्रिभुज की भुजा बी बी डैश, इस त्रिभुज की भुजा ए डैश, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश, और ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। आप एक चीज और देखें, त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश और बी डैश, दोनों में ये वाली साइड कॉमन है, आप देख रहे हैं। तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ये वाली साइड कैसी है, कॉमन। अब आप देख रहे हैं दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो चुकी हैं, दो साइड और एक एंगल। इसलिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहां पर, इसलिए एस साइड एंगल साइड, इसलिए एस से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो सर्वांग सम का रूल आप जानते हैं कि उनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं बाय CP/CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसलिए उनके मतलब दोनों त्रिभुजों के उनके संगत भाग भी परस्पर, उनके संगत भाग भी परस्पर समान होंगे। ठीक है, अगर संगत भाग परस्पर समान होंगे इसका मतलब है इस त्रिभुज का ये वाला एंगल इस त्रिभुज के ये वाले एंगल के बराबर भी होगा। इसलिए एंगल बी ए बी डैश शुड बी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए, एंगल ए डैश बी डैश ए। अब बी ए बी डैश ये इस वाले त्रिभुज का भाग है, एंगल है, और ए डैश बी डैश और ए
ये दूसरे त्रिभुज का एंगल है। बी ए बी डैश की वैल्यू आई है और ए डैश बी डैश ए की वैल्यू आर है, तो आई विल बी इक्वल टू आर, और यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। ठीक है, तो इस तरह से हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए जो दी गई तरंगाग्र की अवधारणा है उसके आधार पर हम परावर्तन की नियम को सिद्ध करते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आई? आ गया समझ में? तो परावर्तन की व्याख्या हमने करी, अपवर्तन की व्याख्या अभी हाल ही में की गई थी, तो दोनों अच्छे से आप प्रिपेयर करें आंसर, ये दोनों में से एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक अथवा वाला भाग भी लगा हुआ है, तो उसको भी हम कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्न नंबर 6, और कौन सा करने जा रहे हैं? अथवा वाला भाग। ठीक है, देखो अथवा वाला भाग में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त कीजिए? व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें लिखा होना चाहिए, इसकी मिस प्रिंटिंग है। अगला उसी में जुड़ा हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, एक एक पार्ट उसके करते जाते हैं। सबसे पहले इसमें है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर लिखेंगे, और सबसे पहले हमको जवाब देना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आप सभी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, जो निकाय तैयार होता है, उसे बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो नोट कर देते हैं, जब दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत परिमाण में समान हो लेकिन नेचर उनका अपोजिट हो, जब दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस प्रकार जो सिस्टम बनेगा वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं। सपोज दीज आर टू चार्जेस, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, माइनस प्लस। ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जो रहती है उसे माना जाता है 2l। आप सभी जानते हैं दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ O। इधर वाली आधी डिस्टेंस भी L है और ये वाली हाफ डिस्टेंस भी
L के इक्वल है। ये इस तरीके का कुछ भी होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आप चाहें तो इसके कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी आप समझा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल HCl, क्यों? H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है और अल्प दूरी पर है तो HCl एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा। H2O का मॉलिक्यूल भी वैद्युत द्विध्रुव का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बस ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद इसी में एक चीज जुड़ी हुई है, लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब हमें इस काम के लिए व्यंजक भी बनाना है। तो मैं इसके लिए हेडिंग डालता हूं, लिखा हुआ है उसी से मैं हेडिंग बनाऊंगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करना। ये हमारा इसी क्वेश्चन का अगला आर्टिकल बनेगा। ठीक है, तो हमें करना ये है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और संतुलन की अवस्था से उसको थीटा कोण ऐसा हम घुमाएंगे। तो जो वर्क हमको करना पड़ेगा वो वर्क कैलकुलेट करना है। मैं इसका एक छोटा सा चित्र बनाता हूं, आप देखिए। मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E। एरो उसकी दिशा को शो करते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है संतुलन की अवस्था में। इलेक्ट्रिक डायपोल संतुलन की अवस्था में कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो संतुलन की अवस्था में ऐसे होता है। जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो ये माइनस क्यू यहाँ पर और इसका प्लस क्यू यहाँ पर, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2L। और ये संतुलन की अवस्था, ये कंडीशन उसकी संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि उस समय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर मैं बनाऊंगा तो ये डायरेक्शन होती है इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की। याद आ रहे ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की तरफ होता है। ये संतुलन की अवस्था है इसकी। अब उन्होंने बोला संतुलन की अवस्था से थीटा कोण आप इसको घुमाइए। उसमें कितना काम करना पड़ेगा? जैसे ये हमने ऐसे रखा, अब हम इससे थीटा कोण ऐसा घुमाना चाहते हैं तो कितना वर्क हमको करना पड़ेगा? तो ये इसका सेंटर है, मिड पॉइंट O। यहीं से मैं इसको घुमा देता हूं थीटा एंगल से। ये देखिए थीटा कोण से हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे। ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर आ गया, माइनस क्यू चार्ज यहां पर आ गया। आप सभी समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगता है और माइनस क्यू चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगेगा?
वो आप भी जानते हो, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, और इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ई। ई के विपरीत दिशा में बल लगेगा। हमने इसको कितना घुमाया, अब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की तरफ होगी, वो तो हमेशा माइनस से प्लस होती है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आ जाएगी P की डायरेक्शन। अभी P इस दिशा में था, अब ये P इस दिशा में है, दोनों के बीच का ये एंगल हमने मान लिया थीटा। थीटा कोण तो घुमाना था हमको। ये वाला चार्ज घूम करके यहां पहुंच गया और ये वाला चार्ज घूम करके यहां पहुंच गया। वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। ये घूर्णन गति है कि रेखीय गति, बताइए। घूर्णन गति है, तो घूर्णन गति में किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले कुछ चीजें माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मान ली, E। उसके साथ वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मान लेते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो हम मान लेते हैं P। ठीक है। माना संतुलन की अवस्था से इसे थीटा कोण घुमाया जाता है। माना संतुलन की अवस्था से इसे मतलब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण, और हमने किस दिशा में घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अवस्था से थीटा कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, तब डायपोल पर किया गया कार्य ये रोटेशनल मोशन है। और मैं आपको बताऊं कि घूर्णन गति में, रेखीय गति में जो किया गया कार्य होता है उसमें बल गुणे रेखीय विस्थापन होता है, और इसमें होता है बल गुणे कोणीय विस्थापन। लेकिन बल की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण। देखो फिर से समझो, रेखीय गति में कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणे विस्थापन। तो कोणीय गति में जब कार्य का सूत्र निकालने जाएंगे आप, तो बल की जगह आ जाएगा बल आघूर्ण, और रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। ठीक है, ये सूत्र बनेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे ये थीटा का एंगल क्या होगा बताइए, बढ़ते चला जाएगा। अगर थीटा बढ़ते चला जाएगा तो हमको जो सूत्र लगाना है टाउ इंटू थीटा, हमको ये सूत्र लगाना है टाउ इंटू थीटा। और आप सभी को याद होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है ये। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। जैसे जैसे ये आप थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टाउ की वैल्यू भी क्या होते जाएगी। देखो टाउ किस पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे आप डायपोल को रोटेट करेंगे, घुमाते जाएंगे, थीटा के बढ़ने के कारण लगातार बल युग्म का आघूर्ण जो डायपोल पर लग रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। यानी कि टाउ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है।
अब अगर टाउ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, थीटा के साथ वो भी बढ़ रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर हम टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? फिर से सुनिए, ये फॉर्मूला रेखीय गति में कब लगता है? जब जितनी दूर विस्थापन हुआ है उतनी दूर तक फोर्स की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है। सिमिलरली घूर्णन गति में वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला जो लगाया जाएगा तभी लगाया जाएगा जब पूरे एंगल थीटा तक बल युग्म का गुण कैसा बना रहे? कांस्टेंट बना रहे। अब आप मुझे बताएं, जैसे जैसे आप घुमा रहे हैं तो क्या टाउ कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है। थीटा के बढ़ने से टाउ भी क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऐसी कंडीशन के लिए हम एक काम करेंगे, जो भी ये हमारा एंगल थीटा है इसको हम बहुत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेंगे और उसका एक भाग हम कितना मानेंगे? डी थीटा। क्योंकि अनंत सूक्ष्म भाग होगा वो, तो उस एक भाग को क्या मानेंगे? डी थीटा। फिर और ये मान लिया जाएगा कि जब बहुत छोटा सा कोण हम घुमाते हैं उसको, बिल्कुल जरा सा एंगल हम रोटेट करते हैं, डी थीटा एंगल घुमाने पर बल युग्म का गुण नहीं बदल पाता। ये इतना छोटा एंगल होता है कि उतने एंगल तक टाउ जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो हम उस थीटा के डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा करते करते बहुत सारे पार्ट कर लेंगे और हर पार्ट के लिए टाउ इंटू डी थीटा को कैलकुलेट करेंगे और फिर सभी भागों के टाउ और डी थीटा का मल्टीप्लिकेशन जोड़ देंगे। लेकिन ये काम मैथमेटिक्स में हम और आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो अब हमने क्या किया, इसका तरीका निकाला, हर पार्ट के लिए टाउ इंटू डी थीटा लिखा और उसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। ठीक है? तो इसलिए रोटेशनल मोशन में वर्क डन का ये फॉर्मूला आपका लगेगा। और ये रोटेशन आप कहां से कहां तक कर रहे हैं? संतुलन की अवस्था से थीटा कोण तक कर रहे हैं, इसलिए फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है? एक बार मैं फिर से इसको सही से लिख देता हूं, साफ साफ। वर्क डन W इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है? अब वैल्यूज लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू है PE साइन थीटा और उसके साथ में क्या है? डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। अब इसमें जो वैल्यूज कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए। P और E दोनों कांस्टेंट हैं, बाहर कर लिया हमने। ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। साइन थीटा का समाकलन करना है अब हमको। आप सभी को शायद याद हो कि साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? क्या होता है साइन थीटा का? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। अब लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं? तो पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस और थीटा की जगह थीटा, तो यही आ जाएगा। माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इसमें थीटा की जगह 0 लिखेंगे, तो माइनस कॉस 0। W इज इक्वल टू PE। अब आप ध्यान से देखो, कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 और माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ये वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी। और यही आपको डिराइव करना था, इन्होंने यही बोला था ना, संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। वो व्यंजक हमने यहां पर प्राप्त करके आपको दिखा दिया है। देखिए, बस इतना सा आपको डेरिवेशन ये करके दिखाना है
क्या आप सभी को ये समझ आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और बेटा लगा हुआ है जो कि इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कि इसका आंकिक भाग है। ठीक है, तो हम उस आंकिक भाग को भी कर लेते हैं। इसके लिए फिर से एक हेडिंग डालेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, दिया है, ज्ञात करना है, ये सब आप अपना लिख लेंगे। अब आप समझ भी गए इसलिए बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे न्यूमेरिकल पर आता हूं। लिखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी गई है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम, 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण मतलब टाउ। 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, टाउ है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण और P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये नाम लगभग एक जैसे लगते हैं सुनने में, पर आप कंफ्यूज मत होइए। टाउ है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण और P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आपको P की कैलकुलेशन करनी है। तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। टाउ की जगह लिखेंगे 6 × 10⁻⁻24। P हमको सॉल्व करना है, E की जगह पर 10⁵ और साइन थीटा की जगह पर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर आके 6 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 12। ये 10⁵5 इधर आके अपॉन में आएगा, फिर ये ऊपर आएगा तो -24 - 5 -29। इस तरह से P की वैल्यू आएगी 12 × 10⁻⁻29। आप चाहें तो एक अंक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं। तो अगर एक नंबर पॉइंट यहाँ खिसकाएंगे तो जो आपकी P की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1.2 × 10⁻28। और इसका यूनिट बताइए P का, कूलॉम मीटर। इसका यूनिट होता है कूलॉम मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाला पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया। समझ में आया ये कि नहीं आया आपको? 3 क्वेश्चन से मिलकर बना था। पहले वैद्युत द्विध्रुव, फिर ये एक डेरिवेशन था इसमें, इसके लिए ये चित्र बना हुआ है, और ये एक न्यूमेरिकल पार्ट इस पे लगा था। हमने जगह की वजह से ऐसा कर दिया है। आप जब भी कोई पॉइंट लिखोगे उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद अगला हेडिंग चालू करेंगे आप। जब ये हो जाएगा उसके 2 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, वो चाहे आपका नेक्स्ट पेज तक कैलकुलेशन पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से मैंने जगह की वजह से किया है, आप सही सही करिएगा उसको अच्छे से। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।